हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो हम यहाँ पर तैयारी कर रहे थे किसकी, 2 क्लास आपकी हो गई थी बिहार की, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर मैं करवा रही थी। और प्रीवियस ईयर में इसी को मैं देखती हूँ और आपके पॉइंट्स को भी मैं बोर्ड पे समझाने की कोशिश करती हूँ। आप वो क्लास भी जाकर देखते रहिए। इसके अलावा मैं जो है भारत की जो ज्योग्राफी है, पॉइंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन पर भी बात करती हूँ। तो ये सारी जितनी भी क्लास इस समय मैं ले रही हूँ, सारे क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज की जो क्लास है आपकी, ये अगला उसके आगे का है, जो कि आपकी हिस्ट्री की मैंने 2 क्वेश्चन जो है 2 क्लास करवाई हैं। तो ये मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ बिहार के लिए है, क्योंकि आप क्वेश्चन आप जब अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा ये हिस्ट्री आपके हर पेपर में आने वाले होते हैं। और यहाँ से अगर पढ़ लेते हैं तो आप बहुत डीप से डीप आप क्वेश्चन समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो चाहे आपका एचटेट हो, चाहे आपका बिहार हो, या फिर आपका चाहे सीटेट ही क्यों ना हो, सेकेंड पेपर वाला, ठीक है, हम सेकेंड पेपर की मैं बात कर रही हूँ। इन सभी के लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा अदर जो आपके पेपर होते हैं उनके लिए भी क्लास इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने साथियों को भी जोड़ लीजिए इस चैनल से। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो नहीं, सेकेंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो थी श्रीरंगपट्टनम। और श्रीरंगपट्टनम की ही संधि हुई थी। आप जानते हैं कि तृतीय जो उसका कर्नाटक वाला हुआ था, तृतीय उसमें श्रीरंगपट्टनम की ही संधि हुई थी। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों से प्रेरित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है, जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था टीपू सुल्तान ने। ठीक है, कहाँ पर? तो ये किया था श्रीरंगपट्टनम में। उसके बाद आता है, स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाया था, ये किससे प्रेरित होकर? तो चाहे जैकोबिन क्लब हो या फिर आपका स्वतंत्रता के वृक्ष हो, ये फ्रांसीसियों से प्रेरित होकर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में इसकी स्थापना की थी और स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाया था। अगला बात करें तो टीपू की वीरता से प्रभावित होकर उसके पिता यानी जो हैदर अली थे, तो हैदर अली उन्हें कौन सी उपाधि दिया था? तो हैदर अली ने अपने पुत्र टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर की उपाधि दी थी। शेर ए मैसूर, ओके। तो टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली थे, और हैदर अली अगर बात करें तो एक महान ही योद्धा थे। अगला क्वेश्चन हम करें, अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आपका अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रणजीत सिंह ने जो कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था वो है आपका, ये प्राप्त किया था उन्होंने शाह सूजा से। रणजीत सिंह ने जो कोहिनूर हीरा पाया था वो पाया था शाह सूजा से, ठीक है। और शाह सूजा ने ही ये क्या किया था, ये कोहिनूर हीरा लेकर आए थे शाह सूजा। तो अभी हम इसके बात करें, जो ब्रिटिश के पास इस समय जो ब्रिटिश, अब तो महारानी नहीं है वहाँ पे, अब तो वहाँ के जो ब्रिटिश महाराज हैं, तो उनके पास जो कोहिनूर हीरा है भारत का, वो इसी हीरे की बात हो रही है, ठीक है। तो शाह सूजा से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि रणजीत सिंह जो था, ये कोहिनूर हीरा किससे लिया था? तो इसने प्राप्त किया था शाह सूजा से। शाह सूजा ने उसे कोहिनूर हीरा दिया था, ठीक है। यहाँ पे बात करें रणजीत सिंह कौन थे? तो रणजीत सिंह सिखों के 12 मिसलों में से एक मिसल सुकरचकिया से संबंधित थे। रणजीत सिंह ने 1797 ईस्वी में रावी और झेलम के प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार संभाला था। कौन से? रावी और झेलम, ठीक है।
1798 से 99 ईस्वी में अफगानिस्तान का शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह के को क्या किया था, लाहौर का शासक बनाया था रणजीत सिंह को। किसने? तो ये अफगानिस्तान का शासक था और क्या नाम है इसका, जमान शाह। इसने रणजीत सिंह को लाहौर का शासक बनाया था। और इस समय लाहौर आपका कहाँ पर है, तो इस समय लाहौर आपका है पाकिस्तान के अंदर। रणजीत सिंह ने कुछ सिख मिसलों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया था। बात करें तो इसने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए ही किया था। हालांकि पहले के जो राजा थे वो वैवाहिक संबंध किसी भी कास्ट में तभी करते थे जब उन्हें साम्राज्य के जो है अपने साम्राज्य को बढ़ाना होता था। ठीक है। 1800 ईस्वी के बाद अफगानिस्तान की राजनीतिक शक्ति का क्या हुआ था, पतन हो गया था। यानी 1800 के जो बाद हुआ था तो वहाँ पे अफगानिस्तान का जो शासन था, राजनीतिक जो प्रभाव था वो खत्म हो चुका था। 1809 ईस्वी में शाह शुजा काबुल से भागकर शरण लेने के लिए रणजीत सिंह के पास पहुंचा और उसी ने कोहिनूर को उसे भेंट में दिया था। देखिए, जब यहाँ पे अफगानिस्तान की शक्ति का पतन हो गया तो वहाँ से अपने जो है जान बचाने के लिए शाह शुजा भाग कर आया और यहाँ पर आकर रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया। ठीक है। अगला बात करें तो निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित हुआ था अंग्रेजों से। तो प्लासी के युद्ध में कौन अंग्रेज से पराजित हुआ था, तो ये था आपका सिराजुद्दौला, जो कि जो है 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और किसके बीच हुआ था, क्लाइव के बीच में हुआ था ये युद्ध, क्लाइव के बीच में। ठीक है। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में 1757 के प्लासी की युद्ध हुई थी जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हो गए थे और क्लाइव क्या हुआ था, विजयी हुआ था। ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है कि मुर्शिदाबाद के दक्षिण में, ये सब चीज़ें नहीं, डायरेक्ट आपको प्लासी याद रखना है कि प्लासी नामक स्थान पर 23 जून 1757 को क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना थी जिसकी तरफ से लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है। और जो सिराजुद्दौला था ये कहाँ का नवाब था, तो बंगाल का नवाब था। ठीक है। अगला बात करें तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अंग्रेजी से ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। नहीं की बात है तो यहाँ पे किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। मान लीजिए एक तरफ से धोखा नहीं किया था, तो ये थे आपके कौन, हैदराबाद का निज़ाम। ठीक है। हैदराबाद का निज़ाम। तो यहाँ पे अगर बात करें उसने बगावत नहीं किया था, हैदराबाद का निज़ाम, बाकी सभी ने किया था। तो दक्षिण भारत में 1794 ईस्वी में विजयनगरम के राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना भंग करने तथा 3 लाख रुपए की भेंट देने को मजबूर किया। राजा ने सब इसे अस्वीकार कर दिया, मतलब उन्होंने क्या किया था, अस्वीकार कर दिया था। उसी तरह जितने भी राजा थे वो अस्वीकार करते गए। लेकिन आपकी बात करूं मैं तो ये जो थे आपके हैदरा के बाद के जो निज़ाम थे इन्होंने स्वीकार किया था। बाकी विजयनगरम का राजा, तमिलनाडु के पोलीगार और त्रावणकोर के जो दीवान वेलुथम्पी, ये सभी ने क्या किया था, मना कर दिया था। ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर तो अगला क्वेश्चन है आपका, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब की थी? ये किया था 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी शाह आलम ने दिया था किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और शाह आलम द्वितीय की बात हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा
अंग्रेजों को दे दी थी, तो जिसके बदले में इन्हें इसको क्या मिला था, शाह आलम को 26 लाख रुपए और निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी, ऐसा कंपनी ने इसे वादा किया। ठीक है, अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान बना था इलाहाबाद की संधि के बाद मोहम्मद रजा खान बने थे। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इम्पोर्टेंट क्या, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, तो ये सारे ही आपके इम्पोर्टेंट हैं। बात करें इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को बंगाल के लिए नया दीवान बनाया था। यानी जो मोहम्मद रजा खान थे ये कहाँ के दीवान थे? तो बंगाल के दीवान बनाए गए थे। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया था। ठीक है, अगली बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर बात करें राजा सिताब राय को कहाँ का बनाया था? तो ये राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया था, जो पटना में रहकर कार्य करते थे। तो मोहम्मद रजा खान को बंगाल के लिए बनाया था और सिताब राय को कहाँ का? बिहार का बनाया था नायब दीवान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। कौन सा बादशाह था? तो ये था आपका शाह आलम द्वितीय, जिसने क्या किया था? बिहार, बांग्ला और उसको उड़ीसा को दे दिया था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय को ही वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में घुसने नहीं दिया था। अगर बात करें डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पे बात करें वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश तो करने नहीं दिया, लेकिन 1772 में मराठों यानी महादजी सिंधिया के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय कहाँ आ गया? दिल्ली आ गया। यानी किसके सहारे? मराठों के सहारे ये दिल्ली पहुँच गया। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का पुत्र कौन था? अकबर शाह द्वितीय था, जो कि मुगल शासक बना। इसके शासनकाल में मुगल सत्ता अंग्रेजों के संरक्षण में आ चुकी थी। किसके शासनकाल में? अकबर द्वितीय के शासनकाल में। अब बादशाह का अधिकार लाल किले के अंदर ही सिमट कर रह गई थी। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। आपने सुना होगा कि जो है आपका जब आपका 1700 बहादुर शाह जो द्वितीय थे, जब आपका कौन सा चला था? सिपाही आंदोलन। ठीक है, जब सिपाही आंदोलन चला था उसमें बहादुर शाह जफर को दिल्ली का क्या बनाया गया था? तो दिल्ली का बनाया गया था शासक। उसके बाद इनका देहांत हो गया था। ठीक है, बात करें हम अगले क्वेश्चन की। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी टीपू सुल्तान के साथ। और टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? तो ये हैदर अली का पुत्र था, हैदर अली का। ठीक है, हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान। ठीक है, शेर ए क्या कहा था इसके पिता ने? इसे कौन सी उपाधि थी? शेर ए मराठा। ठीक है, अगर हम बात करें तो कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 5 फरवरी 1792 को श्रीरंगपट्टनम किले पर अधिकार कर लिया था। किसने? कॉर्नवालिस ने। कौन से युद्ध में? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 5 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार किया। विवश होकर क्या किया था टीपू सुल्तान ने? अंग्रेजों से मार्च 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। कब? मार्च 1992 को। ठीक है, संधि के शर्तों के अनुसार क्या था? तो संधि का जो शर्त था टीपू को अपनाना था। उसमें था कि आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपए युद्ध की अंग्रेजी भूमि कर व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह जितना भी हुआ था उसमें,
और 1801 से 5 ईस्वी तक अव्यप्त जिलों, ठीक है, तथा उत्तरी अर्काट के जिलों के पालीगरों का विद्रोह चलता रहा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इनके जो शर्तें हैं, महाराजा ने संधि की शर्तों से अप्रसन्न होकर, ये यहाँ से देखिए 1805 ईस्वी में वेलेजली ने त्रावणकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। किसने? वेलेजली ने, क्योंकि 1792 की संधि आपकी थी। कौन सी संधि? तो ये 1792 की संधि आपकी थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। उसके बाद 1805 ईस्वी में वेलेजली ने त्रावणकोर के महाराजा के साथ सहायक संधि की थी। ठीक है, महाराजा ने संधि की शर्तों को अप्रसन्न होकर सहायक कर देने से मना कर तो दिया था, लेकिन जानते ही अंग्रेज रेजिडेंट के दृष्टापूर्ण कार्यों के विरुद्ध दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया था। तो यहाँ पे वही बात है जो अभी हमने क्वेश्चन में किया कि कौन जो था जिसने जो है इनका विरोध नहीं किया था अंग्रेजों का, वो था हैदरा के निज़ाम। ये था ब्रिटिश के साथ हमेशा, बाकी सब ने क्या किया था? अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, ये कब की बात है? ये त्रावणकोर की बात है। अगला बात करें तो सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। अच्छा है, ये ना बात करूं मैं 12 अगस्त 1765 को, ये वही स्लाइड आपकी दोबारा आ गई है। ठीक है, वही मैं कहूँ बार बार क्यों आ रही है। चलिए दूसरा हम स्लाइड देते हैं। यहाँ पे दूसरे स्लाइड की बात करें, हम ये क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं श्रीरंगपट्टनम वाली, क्योंकि ये वहाँ पे दूसरी स्लाइड आ चुकी थी। क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये किया था हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान के साथ। ठीक है, और टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र है। कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 5 फरवरी 1792 को श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया, और टीपू सुल्तान को क्या हुआ था? विवश होकर यह समझौता करना पड़ा था, यह संधि करनी पड़ी थी। तो मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। उसके बाद इनकी शर्तें क्या थी? आधा राज्य, 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देना था, साथ ही जब तक रुपयों का भुगतान ना कर दे तब तक अपने 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के शिविर में बंधक के रूप में रखना था। यानी टीपू सुल्तान अपने 2 पुत्रों को किया था? कॉर्नवालिस के हवाले किए थे। ये शर्तें थीं। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो कॉर्नवालिस ने संधि के बाद कहा था, क्या कहा था? संधि के बाद हमने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, और बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच? तो ये लड़ा गया था मुनरो हेक्टर के बीच, हेक्टर मुनरो के बीच, और जो है आपके किसके? तो ये अवध के जो थे नवाब, उनसे। तो ये आपके बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये मुनरो द्वारा लड़ा गया था भारत के साथ। ठीक है, मुनरो द्वारा लड़ा गया था भारत के साथ, हेक्टर मुनरो के द्वारा 22 अक्टूबर 1764 में। इसमें वास्तविक विजय तो पहली बार वास्तविक विजय किसकी हुई थी? अंग्रेजों की हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला टॉपिक है आपका ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कैसा रहा। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन है, किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो ये किया था होल्ट मैकेंजी ने। होल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। अगर बात करें तो किस सन में? 1819 में होल्ट मैकेंजी द्वारा यह व्यवस्था किया गया था, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में सबसे पहले ये लागू हुआ था महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है,
यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? तो ये था आपका स्थायी बंदोबस्त, और स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने चलाया था। इसमें क्या था, किसानों को उनकी भूमि से स्वामित्व उनकी भूमि से स्वामित्व क्या किया था, छीन लिया था किसानों के, और इसका जो अधिकार था किसको दे दिया, जमींदारों को, और जमींदार इसी पे वर्क कराते थे और टैक्स लेते थे। अगर नहीं हो पाता था तो जबरदस्ती इनसे लेते थे, भले इनको कहीं से भी देना पड़े। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रारंभ की थी स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरुआत हुई थी कहाँ से, तो ये तमिलनाडु में, स्टार्टिंग में तो तमिलनाडु से शुरुआत हुई थी रैयतवाड़ी की व्यवस्था। बात करें 1792 में तमिलनाडु में के 12 महल जिले में, तमिलनाडु के 12 महल जिले में इसकी शुरुआत की गई थी। यह व्यवस्था मूल रूप से वर्ष 1820 में मद्रास तमिलनाडु के तत्कालीन गवर्नर कौन था, मुनरो द्वारा यह प्रारंभ किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो ये 1820 में, ठीक है, शुरुआत की गई थी। सबसे पहले ये मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम के कुछ भागों में शुरू हुई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। यह व्यवस्था था लगभग 51% भूमि पर फैली हुई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार और काश्तकारों के बीच एक सीधा समझौता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो ये किया था मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने। कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की थी, तो ये किया था मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना 1857 ईस्वी में, और मैनचेस्टर कॉटन अपनी जो है कंपनी का गठन कब हुआ था? 1859 ईस्वी में। यानी 1857 ईस्वी में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन हुआ था। लेकिन मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की बात की जाए तो 1857 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या था? तो विश्व के प्रत्येक हिस्से में कपास के उत्पादन को क्या करना था? प्रोत्साहित करना था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा? यानी अंग्रेजी शासनकाल में किस समय सबसे भयंकर अकाल पड़ा था? तो ये पड़ा था आपका 1776 से 1778 ईस्वी के बीच। ठीक है, 1776 से 1778 ईस्वी के बीच ये पूरे भारत में फैला हुआ था। इसमें 50 लाख व्यक्ति मारे गए भूख के अकाल की वजह से। इसके बाद सन 1878 में वायसराय लिटन द्वारा रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग गठित किया गया। तो पूछेगा प्रथम अकाल आयोग किसने गठित किया? ये किया था लिटन ने। वायसराय था उस समय 1878 का। अब जानते हैं 1880 में आपका कौन आया था? 1880 में तो रिपन आया था और लिटन उसके पहले का था। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो लिटन रिचर्ड स्ट्रैची के अध्यक्षता में पहला अकाल आयोग गठित किया। इस अकाल में सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश कौन कौन से थे? मद्रास, मुंबई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कुछ भाग थे और पंजाब था। ठीक है, तो दक्षिण एरिया ज़्यादा था इसमें प्रभावित। उसके बाद ऊपरी एरिया में बात की जाए तो पंजाब था। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? अकाल संहिता की सिफारिश तो ये किया था स्ट्रैची आयोग ने अकाल संहिता की सिफारिश। ठीक है, बात करें
तो स्ट्रैची आयोग के सिफारिशों के आधार पर 1883 में, यानी रिपन के शासनकाल की बात हो रही है, तो 1883 में अकाल संहिता तैयार की गई। इसके साधारण अवस्था में बात करें, बचाव और राहत कार्यों के आरंभ होने की स्थिति में सुझाव दिए गए थे। तो ये बात हो गई आपकी 1883 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला बात क्वेश्चन है आपका, अच्छा यहाँ पे बात करें तो अकाल आयुक्त की नियुक्ति का सुझाव ये मैकडोनाल्ड आयोग ने दिया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, होम चार्जेस का या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित था। यानी होम चार्जेस हो या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे ही क्यों ना हो, ये किससे लिए जाते थे? तो इनमें से या तो इनमें से कोई नहीं, या तो इनमें से एक से अधिक, इन सभी से लिए जाते थे। ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे गारंटी जो है गारंटेड ब्याज से, ठीक है, इन सभी से लिए जाते थे। ठीक है, यही चीज यहाँ पे दिया गया है कि कहाँ कहाँ से लिए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो थॉमस मुनरो ने किया था मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति की जो है प्रारंभ। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें 51% मैंने बताया कि 51% भूभाग क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था, है ना। अगला क्वेश्चन करें तो वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता था। तो ये था आपका रैयतवाड़ी। इसमें किसान की भूमि पर किसान का अधिकार होता था और ये खुद ही डायरेक्ट क्या है अपना भूमि कर या टैक्स देता था। अगला क्वेश्चन है आपका, ये वही बात की गई है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जो आप बात करूं तो जन्मदाता कौन है? थॉमस मुनरो। ठीक है, तमिलनाडु के 12 महल जिले में ये लागू हुआ था रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? तो सबसे ज्यादा जमींदारों ने ही प्रताड़ित किया था ब्रिटिश काल में, मनचाहा लगान मांगते थे, है ना। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। कब? 1853 में, है ना। उस समय लॉर्ड डलहौजी था। तो बम्बई से ठाणे तक 1853 ईस्वी में प्रथम रेल भारत में चली थी। यद्यपि रेलवे लाइन बिछाने का सबसे बृहद स्तर पर लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, सबसे ज्यादा स्तर पर रेलवे लाइन किसने बिछाया? कर्जन ने। सदैव सहमति के साथ, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? ये कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके पुस्तक है? तो ये पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। ठीक है, ये उनकी पुस्तक की बात की गई है। जो पुस्तक जो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक है, इसको और किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबिल कहा जाता है। इस पुस्तक को राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबिल। ठीक है, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1901 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। 1852 में उन्होंने मुंबई एसोसिएशन की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में धन निष्कासी के सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगला बात करें, उन्होंने अपने पत्र इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में पहली बार भारतीय धन के निकासी सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। दादा भाई नौरोजी की अन्य पुस्तकें जिसमें से आप देख सकते हैं द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये 2 पुस्तकें भी दादा भाई नौरोजी की हैं।
अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते थे और सहयोग भी करते हैं। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? तो ये कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। कहा साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं और सहयोग भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त ये किया गया था जमींदारों के साथ। ठीक है, 19% क्षेत्र किस स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत भारत का आता था। यहाँ पे 1793 में इसकी शुरू हुई थी, कार्नवालिस ने की थी, ये भी बात कर लिया हमने। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, तो ये था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, ये था उसका क्या तो कारण था। अगला क्वेश्चन है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो वस्त्र उद्योग के पतन 28वीं सदी में होने का कारण क्या था? ये था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। ठीक है, यानी टैक्स ज़्यादा लगता था। अगला क्वेश्चन है आपका, ये इसमें कौन कौन से टैक्स थे? तो भारत पर मुक्त व्यापार प्रणाली को थोपना, भारत से कच्चे माल का निर्यात करना, भारतीय माल पर आते जाते समय कर करना यानी टैक्स लगाना, भारतीय शिल्पियों को अपने रहस्य देने पर बाध्य करना, और लंकाशायर व मानचेस्टर के सूती माल की प्रतिस्पर्धा। ठीक है, ये सभी रीजन थे। पॉवर्टी एंड अनआर्बिट्रेरी रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे बात की गई हैं। एक मिनट, मैं बहुत आगे पहुँच गई। हाँ, तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी थे। कौन थे? पारसी थे। और ये शिक्षा शास्त्री, आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्होंने भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसे? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो इनकी पुस्तक थी गुजराती भाषा में रस्त गुफ्तार साप्ताहिक पत्र को निकाला था गुजराती भाषा में। क्या नाम है? रस्त गुफ्तार। अगला है 1893 में फिन्सबरी क्षेत्र से पार्लियामेंट के लिए निर्वाचित हुए थे 1892 ईस्वी में। 1886 से 1896 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी किया था इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके आज की जो क्लास है यही तक रहने वाली है। कैसी लगी क्लास ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके उन्हें भी चैनल से जोड़ लीजिएगा। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी पिछली क्लास ज़रूर देखें, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।